गुड इवनिंग क्लास। तो ये हमारा एजुकुलकुल इनिशिएटिव जो कि आपको पता है भी 6 to 7 मंथ्स पहले जो कंसेप्टलाइज किया गया था। एक विजन था इसके पीछे, एक ड्रीम था। विजन क्या था? डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। मीन्स जो स्टूडेंट्स एक, क्योंकि एजुकेशन इज एवरीवन्स राइट, तो जो स्टूडेंट्स एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे या जो यूपीएससी पीसीएस की प्रेपरेशन नहीं अफोर्ड कर पा रहे, उनके लिए जो प्रेपरेशन इजी करना एक जे पर्पस था। तो लकीली अभी क्वारंटाइन टाइम पे मुझे इनफ टाइम मिल जाता है कि मैं 3-4 वीडियो डेली इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर सकूं, ताकि जो स्टूडेंट्स को बहुत सारी हेल्प करे। तो आज का सेशन है इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस ऑन इंडियन इकोनॉमी, इज प्रेजेंटेड बाय मी हर्ष बंसल आईआरएस। तो आपने देखा होगा बहुत से आर्टिकल्स आ रहे हैं, बहुत से पैनल डिबेट करते हैं भी कोरोना वायरस का इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो मेरा क्या था इस लेक्चर का पर्पज क्या है भी आपको एक 30 मिनट के सेशन में जो भी इम्पैक्ट है कोरोना वायरस के वो आपको इजीली अंडरस्टूड करवा सकूं, ताकि आप वो जो अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो आप वो लिख सको, उसको अटेम्प्ट कर सको। मैंने बड़े स्ट्रक्चर्ड वे में डिफरेंट डिफरेंट जो भी डायमेंशन है इकोनॉमी की कैसे इम्पैक्ट करेगा वो मैंने इसमें की है। तो दिस इज माय ब्रीफ इंट्रो। I did my BE in computer science from Thapar University, Patiala 2014. In 2016, I have given my first attempt and got IRTS. In second attempt, I reached till interview stage. In third attempt, I got IRS Customs and Indirect Taxes. Now to improve my service from IRS to IAS, Indian Administrative Service or Indian Foreign Service, I appeared in UPSC interview 4 times on 2nd of March 2020। तो एक्चुअली क्या था, हमारे जो यूपीएससी के इंटरव्यूज थे जो स्टार्ट हुए थे 17 फेब से 3 अप्रैल तक। तो बट ड्यू टू दिस कोरोना, क्योंकि हमारा 22 मार्च से लॉकडाउन स्टार्ट था, तो 23 मार्च से जो 3 अप्रैल तक के इंटरव्यूज थे वो पोस्टपोन कर दिए। नहीं तो अदरवाइज 8 अप्रैल को हमारे रिजल्ट आने थे। नाउ आवर रिजल्ट्स गॉट डिलेड एंड आई एम वेटिंग फॉर माय इंटरव्यू रिजल्ट। तो ये इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस ऑन इंडियन इकोनॉमी, तो आप ये देख सकते हो एलिफेंट इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी को अगर आप देखोगे तो एलिफेंट के रूप में दिखाया जाता है। जैसे चाइनीज इकोनॉमी को ड्रैगन में, जो साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमी को टाइगर में, तो वैसे ही एलिफेंट। तो उसका एक रीजन है, वैसे एलिफेंट एक बहुत बड़ा एनिमल है, लार्ज एनिमल। जब वो चलता है स्लो चलता है, लेकिन जब वो चलता है द पीपल विल नोटिस है। वैसे इंडियन इकोनॉमी स्लो मूव कर रही है, लेकिन जब मूव करती है तो एवरीबडी नोटिस इट, नोबडी इग्नोर इंडियन इकोनॉमी। तो भी एलिफेंट थोड़ा सा हालत कंडीशन ठीक नहीं है। ये देखिए कैसे गिरा हुआ एलिफेंट। और जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और आरबीआई के जो गवर्नर हैं, तो वो इसको वो हील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो हील कैसे कर रहे हैं? जो हील कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत है, आत्मनिर्भर भारत। तो वो क्या है हम उस पर भी देखेंगे। उस पर मैं 5 से 6 सेशन लूंगा आत्मनिर्भर भारत पे, क्योंकि इस लाइक ए बजट स्पीच। तो 5 5 डेज जो निर्मला सीतारमण मैम थे 5 डेज तक आते रहे, और आरबीआई गवर्नर भी अनाउंसमेंट्स करते रहे। तो वो आत्मनिर्भर भारत क्या है उस पर मैं एक सेशन लूंगा, एक नहीं 5-6 सेशन होंगे। तो आपको जो सारा आत्मनिर्भर भारत की जो भी एनालिसिस है वो क्लियर हो जाएगी। तो इम्पैक्ट क्या है? द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 विल बी डेबिलिटेटिंग फॉर द ग्लोबल एज वेल इंडियन इकोनॉमिक्स। तो अभी कोरोना वायरस का इम्पैक्ट कैसे हो रहा है? अभी जीडीपी क्या होती है? जीडीपी की जो डेफिनेशन है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स
and services in a financial year in the country। तो जितने भी गुड्स और जो सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, उनका टोटल को क्या बोलते हैं? जीडीपी कहते हैं। फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो अभी देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज, फैक्ट्रीज क्लोज्ड ड्यू टू लॉकडाउन, तो गुड्स बननी बंद होगी, प्रोडक्शन बंद होगी, और फैक्ट्रीज में चाहिए लेबर, और लेबर अब जा रही है, जो माइग्रेंट लेबर है वो वापस अपने गांव में जा रही है, तो फैक्ट्रीज फिर से वो काम नहीं करेंगी। सर्विसेज, सपोज करो, सर्विसेज क्या है? कोई मैं ट्रैवलिंग की सर्विस ले रहा हूँ, कोई मैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर सर्विस ले रहा हूँ। अब सपोज करो मैं हर महीने, क्योंकि ट्रैवलिंग इज माई हॉबी, तो घूमने जाता हूँ, तो 10 से 15 हज़ार रुपये अगर मेरा एक ट्रिप पे खर्चा होता है, तो मैंने जो भी ट्रेन की टिकट, जहाँ एक बस की टिकट, या कोई फ्लाइट की टिकट ली, तो वो क्या हुआ, मैंने एक सर्विस वेल की, वो जीडीपी में कैलकुलेट हो जाएगी। फिर मैं जहाँ पे भी गया, वहां पे कुछ खाना खाया, वो जीडीपी में कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद मैं वहां पे कोई होटल में स्टे किया या कुछ रिजॉर्ट में रुका, तो वो भी उसमें प्लस हो जाएगा। बट ड्यू टू ग्लोबल लॉकडाउन मैं अब ये चीजें नहीं बिल कर रहा, तो जीडीपी ग्रोथ रेट इसलिए कम हो रही है। तो impact of COVID-19 will be debilitating for the global as well as Indian economies. Various institutions have assessed India's growth prospects for 2021 ranging from 0.8% to 4.0%। कोई कह रहा है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ 2020-21 जो फाइनेंशियल ईयर जो अभी रन हुआ है, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च 2021 तक रहेगा, वो कह रहे हैं कहीं तो इकोनॉमिक ग्रोथ 0.8% है, और कभी कह रहे हैं 4.0%, क्योंकि किसी को कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो दिस 22 डेज देखिए, एक तो होता है 0.8%, 1.0% भी इतनी है, लेकिन जहां पे क्या है 0.8% टू 4%, इतने ज्यादा रेंज। तो इससे क्या पता चलता है भी अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि कुछ नहीं पता कोरोना वायरस कब खत्म होगा, कब रहेगा। तो क्योंकि अभी अगर आप कल का डेटा देखो 29 अप्रैल का, तो यू विल सी दैट इंडिया में 82 प्लस केसेस कोरोना के आए हैं। तो ऐसा तो लगता है भी लॉकडाउन जो और एक्सटेंड कर देंगे, तो यही प्रॉब्लम है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक, हैज प्रोजेक्टेड इंडिया ग्रोथ एट 1.9%, चाइना की 1.2%, और ग्लोबल ग्रोथ का है -3.0%। सॉरी। तो मैंने क्या किया, मैंने कोविड-19 को जो इकोनॉमी का इम्पैक्ट देखा, तो मैंने देखा भी कोविड-19 का इकोनॉमी के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे क्या इम्पैक्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, इन पे क्या इम्पैक्ट है वो मैंने एक्सेस करने की कोशिश की, स्टडी करने की कोशिश की। तो मैंने जो आपको इसी में हम डिस्कस करेंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक जो होता है लार्ज स्केल और जनरल इकोनॉमिक्स फैक्टर इन डिटरमाइंड ऑन बेसिस ऑफ 4 पैरामीटर: इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ मैंने बताया कैसे कम हो रही है। तो आईएमएफ हैज कंफर्म्ड वर्ल्ड इकोनॉमी इन रिसेशन। रिसेशन क्या होता है? जब नेगेटिव ग्रोथ रेट हो, जब ग्रोथ रेट कम हो जाए। जब नेगेटिव ग्रोथ रेट होती है तब डिप्रेशन होता है, और जब ग्रोथ रेट कम होने लग जाए, डिक्लाइन करने लगे, तब रिसेशन होता है। डिप्रेशन इज एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ स्लो इकोनॉमिक स्लो, लो ग्रोथ दैट विल बी वर्स देन 2009 में क्या था, सब प्राइम क्राइसिस था, द ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस था। एज वर्ल्ड बैंक
अब वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है इंडिया की ग्रोथ रेट में स्लिप टू 1.5% to 2.8% इन फाइनेंशियल ईयर 2021, स्लोएस्ट सिंस रिफॉर्म्स इन 1991। तो 1991 में हमारे जहां पे बीओपी क्राइसिस आया था, जब हमने एलपीजी रिफॉर्म्स किए थे। एलपीजी रिफॉर्म्स क्या होते हैं, कभी जब टाइम लगेगा तो इन पे भी क्लास लगेगी। जब बीओपी क्राइसिस क्या है, एलपीजी रिफॉर्म्स क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो स्लोएस्ट सिंस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991। However, UNCTAD एक यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ये क्या है, क्योंकि कई बार यूपीएससी में वो आपको प्री भी पूछ लेंगे, प्री में पूछ सकते हैं और मेंस में पूछ सकते हैं अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएनसीटीएडी क्या है, परमानेंटल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 1964। ये पार्ट है यूएन सेक्रेटेरिएट का और रिपोर्ट किसको करता है, यूएन जनरल असेंबली एंड द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। But it has its own membership, own leadership and own budget. It is also part of UNDG, United Nations Development Group. तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, रोल्स क्या हैं? तो इसका ऑब्जेक्टिव है इस सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज टू असेस द बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन जब जो पूरी वर्ल्ड की कंट्रीज हैं आपस में इंटरलिंक हैं फॉर द सर्विस फॉर द इन द बिजनेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मोर फेयरली एंड इफेक्टिवली। तो एक क्रिटिसिज्म है ग्लोबलाइजेशन का भी, जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो ज्यादा बेनिफिट लेती हैं एज कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज। तो यूएनसीटीएडी क्या कर रहा है, भी डेवलपिंग कंट्रीज को भी ग्लोबलाइजेशन से बेनिफिट हो। अलॉन्ग विद अदर यूएन डिपार्टमेंट एजेंसीज इट आल्सो मेजर द प्रोग्रेस मेड इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, ये इस पे कभी सेशन लेंगे हम, एज सेट आउट इन एजेंडा 2030। तो ये कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश करता है यूएनसीटीएडी, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, डिजिटल इकोनॉमी। तो कई बार यूपीएससी के प्रीलिम्स में, यूपीएससी या पीपीएससी या जो भी स्टेट पीएससी के प्रीलिम्स में फिर ये रिपोर्ट्स पूछ लेते हैं कौन पब्लिश कर रहा है, तो यूएनसीटीएडी 4 रिपोर्ट्स पब्लिश करता है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो उन्होंने कहा भी नो डाउट वर्ल्ड इकोनॉमी रिसेशन में होगी, लेकिन चाइना और इंडिया इस रिसेशन में, इनमें रिसेशन नहीं आएगा, बट उसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। वैल्यू ऑफ स्टॉल्ड प्रोजेक्ट had reached record high, that's 14 trillion rupees till March 2020. This may further deteriorate the asset quality of banking sector. अभी वर्कर्स थे, कोई रोड का प्रोजेक्ट चल रहा था, वर्कर्स काम कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण वो प्रोजेक्ट रुक गया, वर्कर घर पे चले गए। अब जहां पे इस जो प्रोजेक्ट का इन्वेस्टर था उसने बैंक से पैसा लिया था, क्योंकि बैंक का एसेट क्या होता है, जो लोन होता है, लोन होता है। तो बैंक ने इसको पैसा दिया था, इन्वेस्टर को था भी जल्दी ये रोड पूरी होगी, मैं इस पर टोल लगाऊंगा, पैसा करूंगा और बैंक को वापस करूंगा, लेकिन ये प्रोजेक्ट स्टॉल हो गए, प्रोजेक्ट रुक गए, तो बैंक की जो एसेट क्वालिटी है वो भी डिक्लाइन कर रही है, डिटेरियोरेट हो रही है। सर्विस पीएमआई परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स फेल टू 49.3 इन मार्च आफ्टर राइजिंग फॉर 5 consecutive months। कोई सर्विसेज ही इतनी फॉल होगी। अब मैंने बताया आपको, कोई हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, जो सर्विस सेक्टर है वो डिक्लाइन करते हैं। इन्फ्लेशन, द आरबीआई हैज फोरकास्टेड इन्फ्लेशन टू कोलैप्स टू 2.4%। इन्फ्लेशन रिड्यूस होगी। इन्फ्लेशन क्या है, महंगाई होती है। इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 अमिड ए प्रोनाउंस्ड स्लम्प इन डिमांड। लोगों के पास पैसा ही नहीं है। अगर पैसा हो तो लोग चीजें खरीदे, अब पैसा नहीं है तो जो डिमांड सप्लाई का कंसेप्ट होता है, जहां पे डिमांड ज्यादा वहां पे इन्फ्लेशन ज्यादा, क्योंकि लोग एक चीज को खरीदने के लोग सभी हैं, और जहां पे डिमांड कम वहां पे इन्फ्लेशन कम। जैसे अभी हैंड सैनिटाइजर्स,
जो भी सैनिटाइजर्स थे उनकी अभी देखिए, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, तो जो वो थे मेडिकल शॉप के जो थे, मेडिकल शॉप ऑनर्स, उन्होंने ये क्या किया, इनको इनके रेट इंक्रीज करे, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। मास्क की डिमांड ज़्यादा थी, ग्लव्स की डिमांड ज़्यादा थी, क्योंकि हर कोई मांग रहा था। तो फॉल इन डिमांड बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड प्रॉफिट एंड इनकम। तो लेकिन और चीज़ों की तो डिमांड कम है ना, तो फॉल इन डिमांड बिकॉज ऑफ अभी इनकम ही नहीं है, माइग्रेंट्स जैसे थे, जब कुछ और भी जॉब्स इतनी लॉस हो गई, कंपनीज के पास, कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को पैसा नहीं दे रही, दे आर सेइंग दैट दे डोंट हैव, दे हैव इनसफिशिएंट फंड्स। डिस्ट्रेस इन रूरल इकोनॉमी। अभी जो रूरल इकोनॉमी थी, माइग्रेंट था, गांव से आया हुआ है, सिटी में काम कर रहा है, कुछ पैसा कमाता था, बेचता था, वहां पे उसके घर वाले खर्च लेते थे। लेकिन अभी यही माइग्रेंट वापस जा रहा है, रोड पे आपने देखा होगा, टीवी पे दिखाते हैं कैसे जब माइग्रेंट्स जा रहे हैं वापस। तो अभी गांव में वो पैसा नहीं है खर्चने को, तो दैट्स वाई डिस्ट्रेस इन द रूरल इकोनॉमी। बैलेंस ऑफ पेमेंट। अभी ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, एक हिसाब होता है भी कितना पैसा बाहर से आ रहा है और कितना बाहर जा रहा है, डॉलर कितने आ रहे हैं और कितने हम बाहर भेज रहे हैं। तो दो इसके कंपोनेंट होते हैं, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक प्लस माइनस होता है। तो हमारा क्या है, हमारा ट्रेड डेफिसिट है, क्योंकि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हैं एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट्स। तो इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट ज़्यादा है, तो हमारा ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड सरप्लस, जैसे चाइना का ट्रेड सरप्लस है कि उसके एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। तो लोअर क्रूड ऑयल प्राइसेस, स्लो डाउन इन गोल्ड एंड अदर इंपोर्ट कैन रिड्यूस ट्रेड डेफिसिट। बाहर से सामान ही नहीं आ रहा, क्रूड ऑयल का प्राइस फॉल हो गया, तो हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हो जाता है। बट लेकिन जो हमारे वर्कर्स थे, बाहर काम कर रहे थे वेस्टर्न, वेस्ट एशिया में, गल्फ कंट्रीज में, अभी हम चला रहे ना ऑपरेशन वंदे भारत, जो बाहर जो भी हमारे इंडियन सिटीजन्स हैं उनको वापस लेके आने के लिए, तो जो वो रेमिटेंसेस भेजते थे, जो बाहर से वो पैसा भेजते थे, वो भी अब आना बंद हो गया, तो वो भी डॉलर बाहर से आने बंद हो गए। एक्सपोर्ट सेक्टर भी 50% ऑर्डर थे जो कैंसिलेशन हो गए ड्यू टू ग्लोबल लॉकडाउन। और कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इंडिया में करते हैं। तो अभी देखिए भी क्या हुआ, जब कंपनी अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही, प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो शेयर नीचे गिर रहे हैं। और जो शेयर मार्केट होती है ना, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, छोटा छोटा फैक्टर भी बहुत काम करता है। तो जहाँ पे इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा निकाल दिया, अप्रोक्सीमेटली 14 to 50 बिलियन डॉलर फ्रॉम इंडियन डेब्ट एंड इक्विटी मार्केट्स इन मार्च। एज पर आरबीआई डाटा, फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज ड्यूरिंग लास्ट वीक, मेनली बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड गोल्ड प्राइसेस। अनएम्प्लॉयमेंट, अब मैंने बताया जॉब्स ही नहीं है, क्योंकि वो पूरे के पूरे सेक्टर ही खत्म हो गए, पूरा पूरा लॉकडाउन है, तो वो जॉब्स नहीं है। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या कह रही है, एज पर द लेटेस्ट सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI सर्वे कह रहे लेबर पार्टिसिपेशन फेल टू 39% इन अप्रैल। CIM एस्टिमेट क्या है, भी अनएम्प्लॉयमेंट will rate shot up from 8.4% to in mid-March to 23.8% post-lockdown. According to ILO report, the COVID-19 crisis has the potential to push around 40 crore informal sector workers. Informal sector workers कौन होते हैं, जिनके कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं है, कुछ पेंशन नहीं है, कुछ नहीं होता, दे आर जस्ट जो खाते हैं, जो जितना कमाते हैं शाम को उतना ही खा लेते हैं, रिक्शा पुलर्स और ये जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, लेकिन सब कुछ बंद है। तो ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, क्या कह रही है, बी इंडिया डीपर इनटू पॉवर्टी बाय अफेक्टिंग जॉब्स, वर्किंग आवर्स एंड अर्निंग। रिसेंटली IMF ने भी कहा भी ओवर 170 कंट्रीज विल एक्सपीरियंस नेगेटिव पर कैपिटल इनकम ग्रोथ दिस ईयर। 170 कंट्रीज।
अभी माइक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, हमने मैक्रो देख लिए भी, उस पे इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट है, इन्फ्लेशन पे क्या इम्पैक्ट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्या इम्पैक्ट है, एंड अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या इम्पैक्ट है। माइक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इट इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स, इंडिविजुअल एंड बिजनेस in the market for different goods and services and how these affect different market behavior। तो इंडिविजुअल का बिहेवियर, तो इसमें कौन कौन से होते हैं, डिमांड, सप्लाई, प्राइस, इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर, इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट रिस्पॉन्स। तो हम देखते हैं डिमांड, जब लॉकडाउन हुआ जो इसेंशियल कमोडिटीज थी लाइक राइस, लेंटिल्स, इनकी स्टॉक पाइलिंग लोगों ने करनी शुरू की, लेकिन आफ्टर द 10 days ऑफ लॉकडाउन डिमांड फॉर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ड्रॉप्ड बाय 60%। इतने, क्योंकि जो उनके बल्क बायर्स थे, रेस्टोरेंट, 5 स्टार होटल्स, बड़े बड़े होटल्स, वो दूर रहे। अभी देखिए कोई इंडस्ट्री नहीं चल रही, लॉकडाउन में कोई इंडस्ट्री नहीं चल रही थी, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पूरा बंद था, प्राइवेट व्हीकल सब बंद थे, तो इंडस्ट्री को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, डीजल चाहिए, व्हीकल्स को पेट्रोल चाहिए। अब कुछ नहीं चल रहा तो ऑब्वियसली इनकी डिमांड भी गिरेगी, तो इलेक्ट्रिसिटी की 9.2%, डीजल की 26% एंड पेट्रोल की 17% रिस्पेक्टिवली इन द मार्च। नॉन एसेंशियल गुड्स, जरूरी नहीं है, आउट ऑफ होम इम्पल्स कंजम्पशन लाइक आईफोन का न्यू मॉडल आया कि नहीं आया, जो एक इम्पल्सिव कंजम्पशन करते थे इन द सेक्टर लाइक इलेक्ट्रॉनिक ज्वेलरी, वो भी okay, अभी कोई फर्क ही नहीं पड़ता, घर पे बैठे हैं। ग्लोबल डिमांड हैज आल्सो वीकेंड। सप्लाई अब देखिए इंडस्ट्रीज बंद है, तो रिस्ट्रिक्शन हैव अफेक्टेड द सप्लाई चेन्स ऑफ बिग कंपनीज एंड नॉट ओनली द बेयर एसेंशियली प्रोड्यूस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। तो सप्लाई चेन्स थी, कंट्री C1 से कुछ पार्ट्स बन रहे हैं, वो जहाँ पे एक्सपोर्ट हो गए कंट्री C2 में, जहाँ पे सैंपल हुए फिर कुछ C3 में, तो ऐसे फाइनल गुड्स, तो सप्लाई चेन थी, लेकिन ड्यू टू ग्लोबल लॉकडाउन ये पूरी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो चुकी है एंड द ओनली बेयर द एसेंशियली प्रोड्यूस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। सप्लाई ऑफ एग्री प्रोड्यूस हैज बीन अफेक्टेड because of no or little activity in mandis, reduced labor, transportation problem and farmers on reluctance leading to low wholesale price। लेबर ही नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स हैं और फार्मर्स भी रिलक्टेंट हैं, तो जो एग्री प्रोड्यूस है उनमें भी वो डिमांड कम है। ई टेलर जो हैं स्ट्रगलिंग टू गेट परमिट नहीं मिल रहे, तो सप्लाई, चीज़ों की सप्लाई नहीं हो रही। प्राइस, बिकॉज ऑफ रैपिड चेंज इन मार्केट कंडीशन प्राइस हैव बीन वेरी वॉलेटाइल। अभी कभी किसी चीज़ की डिमांड, बहुत मार्केट वॉलेटाइल है, प्राइस कम ज़्यादा हो रहे हैं, बट लेकिन हमने देखा इमर्जिंग मार्केट्स में जो कमोडिटी प्राइस है वो नीचे गिरे हैं, क्योंकि जहाँ पे डिमांड ही नहीं है चीज़ों की। इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर, अब डिस्क्रिशनरी एक्सेस कैपिटल रिसर्च क्या कह रहे, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग इन इंडिया में टेक हिट ऑफ 3.3 लाख करोड़ पर मंथ। अब मैंने बताया था आपको, एग्जांपल दी थी, सपोज करो अगर मेरे को ट्रैवल का शौक है, मैं हर महीने जा रहा हूँ 10 से 15 हज़ार ट्रिप पे खर्च कर रहा हूँ, तो वैसे कई लोग होते हैं जो वीकेंड पे जाते हैं, वीकेंड प्लान्स बनाते हैं, तो वो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग थी, जब बाहर खाना खा रहे हैं, पार्टीज वगैरह, तो अब सब कुछ इम्पैक्ट हुआ, टोटल कितना, वो 3.3 लाख करोड़ पर मंथ। इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट, अब मैंने बताया प्रोजेक्ट्स पे काम रुका हुआ है, कोई न्यू फैक्ट्री वगैरह नहीं डाला क्योंकि ऑलरेडी डिमांड लो है, तो इन्वेस्टमेंट आउटलुक स्टैंड वीक एज पर द CMIE database। There is 2% decline in new projects announced in March quarter as compared to last year। क्योंकि पता है भी चीज़ें बिकेंगी कि नहीं बिकेंगी, तो वो डिमांड, वो न्यू प्रोजेक्ट्स अनाउंस ही नहीं हो रहे, तो 2% डिक्लाइन हुआ है। मार्केट रिस्पॉन्स मैंने बताया भी, यानी कि जहाँ पे हर कोई अपने शेयर बेच रहा है, पैनिक मार्केट रशिंग फॉर एन एग्जिट विच इज एविडेंट इन फॉर्म ऑफ डाइविंग स्टॉक मार्केट। हर कोई बेच रहा है, सप्लाई ज़्यादा होगी तो शेयर मार्केट अपने आप नीचे गिरता है, स्टॉक मार्केट्स के रेट भी आप देखोगे नीचे गिर रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑन गवर्नमेंट पॉलिसी, माइक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। तो
गवर्नमेंट आपको पता है दो चीजें करती है, एक तो देखो एक्सपेंडिचर करती है, तो एक्सपेंडिचर के लिए उसको रेवेन्यू चाहिए, खर्चा करती है इतना, जो मनरेगा या इतनी स्कीम्स हैं, अभी 20 लाख करोड़ का जो आत्मनिर्भर भारत का वो पैकेज अनाउंस किया, तो पैसा चाहिए गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को चाहिए होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू दो जगह से आता है, टैक्स एंड नॉन टैक्स। टैक्स भी दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो हमारे जहां पे गवर्नमेंट का क्या है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो फिजिकल डेफिसिट होता है। पर लेकिन अभी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्लाइन हो चुकी है, लोगों की इनकम ही नहीं है, जब इनकम नहीं होगी तो टैक्स कहां से आएगा, तो ग्रेटर फिजिकल डेफिसिट। डायरेक्ट टैक्सेस कैन नॉट बी रेज्ड सिंस प्रॉफिट एंड इनकम्स आर ऑलरेडी बैडली हिट। अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस, अगर पार्ले जी का बिस्कुट है 100 रुपए का बिस्किट है, उस पर गवर्नमेंट सपोज करो कि 10 रुपए टैक्स लेती थी, अगर 50 कर देगी तो वो इन्फ्लेशन महंगाई कर देगा, और ये बिस्किट तो गरीब ने खाने होते, तो फर्दर बर्डन द पुअर एंड रिड्यूस डिमांड, तो गरीब कहेगा मुझे नहीं चाहिए, तो वो डिमांड और कम हो जाएगी। अभी नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या था, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी वो कुछ प्रॉफिट करती थी, तो गवर्नमेंट को डिविडेंड पे करती थी, लेकिन अभी डिमांड लो है तो वो कहाँ से प्रॉफिट करेंगी, तो इसीलिए वो नॉन टैक्स रेवेन्यू भी इतना रेज नहीं हो रहा। डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स ऑफ गवर्नमेंट टू रेज नॉन टैक्स रेवेन्यू आर अनलाइकली टू बी सक्सेसफुल एज वेल। अभी डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, जब शेयर मार्केट में मैंने कोई गवर्नमेंट की कुछ कंपनी है, उस सेंस होता है मैंने अपने शेयर बेचने हैं, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, तो वो कंपनी को शेयर मार्केट में लगाएंगे, लेकिन शेयर मार्केट तो ऑलरेडी क्रैश हो रही है, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट वो पूरे नहीं होंगे। सो गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंगली यूजिंग, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू कर रही है, आरबीआई के पास रखेगी, आरबीआई पैसा देगी, सम अंडर यूज फंड एंड सम अंडर यूज फंड फॉर रिसोर्स मोबिलाइजेशन। तो मीन वाइल यील्ड डिफरेंशियल, बॉन्ड्स क्या होते हैं, एक लोन होता है जिसपे इंटरेस्ट मिलता है, यील्ड क्या होता है जो इन रिटर्न होती है, तो डिफरेंस यील्ड डिफरेंशियल देखा गया है, क्योंकि अभी किसी को प्राइवेट जो बॉन्ड्स थे उनमें भरोसा नहीं रहा, सॉवरन बॉन्ड्स पे भरोसा रहा, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं भागेगी, गवर्नमेंट कभी फॉल नहीं होगी, कंपनीज भाग सकती हैं, कंपनी बैंकरप्ट हो सकती हैं, तो अभी इन्वेस्टर जो सारा पैसा है इन पे डाल रहे हैं, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड। तो बॉन्ड यील्ड डिफरेंशियल क्या है, डिफरेंशियल इन यील्ड ऑफ डिफरेंशियल सिक्योरिटी commonly used to compare bonds with different maturity and credit rating. As a general rule, bonds with longer maturity and lower credit rating generate larger yields, and bonds with shorter maturity and low high credit ratings generate smaller yields. तो ये है, तो जहाँ पे डिस्कशन इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस ऑन इंडियन इकोनॉमी, तो मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखे हमने, जो मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट है, इन्फ्लेशन पे क्या इम्पैक्ट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्या इम्पैक्ट है, और अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या इम्पैक्ट है। उसके बाद हमने माइक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स देखे, तो माइक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स में डिमांड पे क्या इम्पैक्ट है, सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट है, प्राइस पे क्या इम्पैक्ट है, इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर पे क्या इम्पैक्ट है, इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट पे क्या इम्पैक्ट है, मार्केट रिस्पॉन्स पे क्या इम्पैक्ट है, और गवर्नमेंट पॉलिसी पे क्या इम्पैक्ट है। अभी ये देखिए, इतना इकोनॉमी को वो हुआ, तो गवर्नमेंट देखेगी भी इकोनॉमी को कैसे हम बचाएं, भी गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, क्योंकि 0.8%, लेकिन अभी 8% 10% चल रही थी, तो गवर्नमेंट कुछ स्टेप लेगी, तो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया आत्मनिर्भर भारत अभियान, तो हम उस पर 5-6 सेशन लेंगे आत्मनिर्भर भारत अभियान पे, तो देखेंगे गवर्नमेंट कैसे इस चीज़ों को सॉल्व कर रही है, जो एग्रीकल्चर में क्राइसिस है, जहाँ एमएसएमई में क्राइसिस है, तो वो सब डिटेल में स्टडी करेंगे। तो प्लीज़ अगर कुछ भी आपको इशू है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, बिकॉज वी आर रियली डूइंग वेरी हार्ड वर्क टू मेक दिस पॉसिबल। डेली बैठ के स्लाइड्स बनाते हैं, प्रॉपर सारा कुछ स्टडी करके कंसोलिडेट करके, फिर आपको जिस लेक्चर डिलीवर करना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू।